नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश गुप्ता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर थर्सडे शाम को 4 बजे हम अपने इस चैनल पर हमारे व्यूअर्स के भेजे गए क्वेश्चंस को आंसर देने की कोशिश करते हैं। उनकी जो भी प्रॉब्लम्स रहती है फोटोग्राफी से रिलेटेड या उनकी जो भी दिक्कतें रहती हैं उसको हम एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो इस आज के सेशन के लिए हमारे पास बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आए हैं, जबकि सबका लगभग सब्जेक्ट सेम ही है। कि बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा, जैसे कि मिस्टर राजेंद्र गौड़ हैं, मिस्टर अमित सोलंकी हैं, मिस्टर राजेश्वर चौहान हैं, मिस्टर NK पटेरिया हैं, मिस्टर यशद कुमार। इन सभी लोगों ने हमसे पूछा है कि स्टेज फ़ोटोग्राफी जब हम करते हैं तो हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्या सेटिंग्स रखनी चाहिए सो दैट हमारी स्टेज फ़ोटोग्राफी के रिज़ल्ट्स अच्छे आएँ, और साथ ही साथ हमें कौन से लेंस का इस्तेमाल करना चाहिए सो दैट हमारे स्टेज के फ़ोटोग्राफ्स अच्छे आएँ। तो दोस्तों, मैं यहाँ बता दूँ कि ये हो सकता है कि हमारे और भी फ़ोटोग्राफ़र्स की प्रॉब्लम हो कि बाकी सारे फ़ोटोज़ तो अच्छे आ जाते हों, लेकिन स्टेज फ़ोटोग्राफी में कहीं ना कहीं कुछ समस्या आती होगी। वैसे भी अगर आप देखें तो बाकी जितने भी फ़ोटोग्राफ्स होते हैं पूरी वेडिंग में अलग अलग जगह पे बदल बदल कर होते हैं। कभी वो मंडप में होते हैं, कभी वो गार्डन में होते हैं, कभी वो किसी कमरे के अंदर होते हैं, कभी लॉन में होते हैं। लेकिन स्टेज फ़ोटोग्राफी या ग्रुप फ़ोटोग्राफी एक ऐसी होती है चीज़ जो कि एक पर्टिकुलर स्टेज के ऊपर लगातार चलती है। मतलब आप एक ही कंडीशन में, एक ही सिचुएशन में कम से कम 100 से लेकर 500 फ़ोटोज़ तक खींचते हैं। तो उस फ़ोटो में आपको परफेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आपसे किसी तरह की थोड़ी सी भी कमी बेसी रह गई तो आपकी फ़ोटोज़ को लगातार एक जैसी कमियां वाली फ़ोटो आती रहेंगी। तो यहाँ मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा। इस टिप्स को अगर आपने अपनी फ़ोटोग्राफी में इनकॉर्पोरेट किया तो आपके जितने भी ग्रुप फ़ोटोग्राफ्स हैं वो हमेशा ही अच्छे आएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ग्रुप फ़ोटोग्राफी के लिए या स्टेज फ़ोटोग्राफी के लिए आपको कौन सा लेंस इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके पास कोई लेंस नहीं है, आपके पास खाली आपका जो किट लेंस है कैमरे के साथ दिया हुआ, वो या तो 18-24 18-125 हो सकता है, 18-140 हो सकता है, या अगर आपके पास फुल फ्रेम कैमरा है तो 24-70 हो सकता है, या आपके पास अगर क्रॉप सेंसर कैमरा है तो उसके साथ जो किट लेंस दिया गया रहता है 18-55 का। तो 18-55 को मैं आपको यूज़ करने की सलाह कभी नहीं दूंगा। उसके बदले में आप एक 35 mm का प्राइम लेंस ले लीजिए या 50 mm का प्राइम लेंस ले लीजिए। और अगर आपके पास फुल फ्रेम कैमरा है उसमें भी आपका ये 35 और 50 mm का जो लेंस है वो काम आ जाएगा। तो दोस्तों, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि या तो आप अपनी जितनी भी स्टेज फ़ोटोग्राफी है उसको आप 35 mm से करिए, आपकी स्टेज फ़ोटोग्राफी पूरी उसमें अच्छे से कवर हो जाएगी और आपकी शार्पनेस भी बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी। अगर आपके पास मान लीजिए कि 35 mm का या 50 mm का लेंस नहीं है तो आपका जो भी 18-140, 18-135, 18-150 का लेंस है उसको आप 35 mm के फोकल लेंथ पे ले आइए और कोशिश करिए कि जितनी भी स्टेज फ़ोटोग्राफी है आप 35 mm की फोकल लेंथ के ऊपर ही करने की कोशिश कीजिए। उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपका मैक्सिमम एरिया कवर हो जाएगा, प्लस बहुत ज़्यादा अगर आप 18 mm की तरफ जाएंगे या 20 mm की तरफ जाएंगे तो एंड पे आपका डिस्टॉर्शन आने लगेगा। वो साइड के लोग जो होते हैं उनकी फ़ोटो में डिफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। इसलिए आप कोशिश करिए कि इतना एक फोकल लेंथ हो जो कि आपकी फ़ोटोज़ के एजेस पे किसी तरह का डिस्टॉर्शन ना आने दे। तो 35 mm का फोकल लेंथ इस काम के लिए सबसे अच्छा होता है। दूसरा, आप इस बात का ख्याल रखें कि नॉर्मली आपने देखा होगा कि जब भी स्टेज फ़ोटोग्राफी होती है तो हमारे होस्ट सामने को एक छोटा सा स्टेज बनवा देते हैं जिसके ऊपर खड़े होके हम लोग फ़ोटोग्राफी करते हैं। तो अगर आप अपने जो आपका होस्ट है, आपका जो क्लाइंट है, उसको आप एडवांस में बता के रखिए कि हमारे लिए एक इस लेवल का प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ कम से कम
2-3 कैमरामैन आसानी से खड़े हो सकें। नॉर्मली होता क्या है कि इस तरह के जो स्टेजेस होते हैं वो आपका वीडियोग्राफर या सिनेमाटोग्राफर जो होता है वो ऑक्यूपाई कर लेता है और आपको काम करने के लिए फिर जगह नहीं बचती है। तो मेरा आप सभी से ही रिकमेंडेशन है कि आप अपने क्लाइंट्स को एडवांस में बता के रखिए कि आपके लिए भी ऐसी जगह वहाँ पर रखें जिस पे कि आप अपना एक ट्राइपॉड लगा सकें। तो एक कॉर्नर में आपका वीडियो कैमरा हो जाएगा, दूसरे कॉर्नर में आपका खुद का अपना ट्राइपॉड लग जाएगा जिस पे कि आप अपना कैमरा लगाकर स्टिल फोटोग्राफी कर सकते हैं। जब आप स्टेज फोटोग्राफी करें तो सबसे पहले तो इस बात का ख्याल रखें कि आप अपना जो फोकस सिस्टम है उस पर बिल्कुल ध्यान दे के रखिए। फोकस सिस्टम आपका जितना एक्यूरेट होगा पिक्चर आपकी उतनी शार्प आएगी। तो मेरी रिकमेंडेशन आप सभी से है कि आप स्टेज फोटोग्राफी करते समय अपने कैमरे में स्पॉट एस पॉइंट जो होता है फोकस का वो लगा दीजिए कि जिसको आप स्पॉट करेंगे उसकी फोकस शार्प आएगी। इसमें आप आई वाला फोकस हटा दीजिएगा, आप स्पॉट वाला फोकस रखिएगा। और नॉर्मली जो भी आपका सेंटर फिगर है, मतलब वो ब्राइड है, ग्रूम है या उसके घर के कोई भी जो की पर्सन हो जिसको कि आप चाहते हैं कि उसकी फ़ोटो तो अच्छे से आना ही है, तो नॉर्मली वो लोग बीच में ही खड़े होते हैं। तो आपका कैमरा जो है सेंटर में, उसमें स्पॉट फोकस होना चाहिए। अगर आपके कैमरे ने उस स्पॉट को फोकस कर लिया तो उसकी फ़ोटो तो अच्छी आएगी ही आएगी, शार्प आएगी और बाकी साथ के जितने भी लोग होंगे उनकी भी फ़ोटो उसके हिसाब से एडजस्ट अपने आप होती रहेगी। ग्रुप फोटोग्राफी के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आपको अपने कैमरे में अपर्चर कितना लगाना है, क्योंकि देखिए फ़ोटो की शार्पनेस, फ़ोटो का जो टोटल फोकस है वो पूरा जो है आपके लगाए हुए अपर्चर पे डिपेंड करेगा। तो नॉर्मली होता क्या, जैसे थोड़ी देर पहले हमने किसी ब्राइड का पोर्ट्रेट लिया है या किसी बच्चे का क्लोज़अप लिया है या कुछ और भी फ़ोटोग्राफ ली हो, तो जहाँ हमें थोड़ी सी अच्छा बुके इफेक्ट देना होगा या डेप्थ अच्छी चाहिए होगी तो हम वहाँ पे क्या होता है कि अपने लेंस में 2.8 अपर्चर लगा देते हैं, 2 लगा देते हैं, 1.8 लगा देते हैं, 3.5 लगा देते हैं। तो इस तरह के अपर्चर से कभी गलती से भी आप ग्रुप फ़ोटो लेने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि देखा होगा आपने कि इस तरह के जो अपर्चर होते हैं उसकी डेप्थ जो होती है उसमें आपको मुश्किल से 2-3 फीट की ही डेप्थ मिलती है, उससे ज़्यादा की डेप्थ नहीं मिल पाती। जबकि आपको अपनी ग्रुप लेते समय आपको आगे से लेकर पीछे तक की चीज़ें शार्प फोकस में चाहिए, तो उसके लिए आपको थोड़ा छोटा अपर्चर लगेगा। तो छोटा अपर्चर लगाने के लिए आप बहुत ज़्यादा छोटा भी मत लगाइएगा। नॉर्मली हम सोचते हैं कि हम 11 लगा देंगे या 16 लगा देंगे तो हमारी फ़ोटो ज़्यादा शार्प आएंगी, ऐसा नहीं है। अगर आपने हमारा पिछला कभी वीडियो देखा होगा जिसमें हमने एक हर लेंस के स्पॉट मतलब स्वीट स्पॉट पॉइंट के बारे में बताया था, तो हर लेंस का अपना एक स्वीट स्पॉट पॉइंट होता है जिस पे फ़ोटो सबसे शार्प आती हैं। नॉर्मली आपके लेंस का जो सबसे बड़ा अपर्चर होता है उसके 2+ स्पॉट जो होता है वो आपके लेंस का स्वीट स्पॉट होता है। मतलब अगर आपका लेंस का सबसे बड़ा अपर्चर जो कि 3.5, नॉर्मली जितने भी कैमरे के साथ में जूम किट लेंस दिए रहते हैं वो 18-140 के हों या 18-135 के हों या 18-150 के हों, वो सारे 3.5 f के होते हैं, जिसमें कि 3.5 के बाद 2+ स्पॉट के बाद 7.1 आता है। तो मेरी आप सभी को ये रिकमेंडेशन है कि आप अपने जितने भी फ़ोटोज़ हैं ग्रुप फ़ोटोज़ वो 7.1 अपर्चर के ऊपर कीजिए, आपकी फ़ोटोज़ बहुत शार्प आएंगी। इसमें होगा क्या कि नॉर्मली जब आप ग्रुप में लोगों को खड़ा करते हैं तो कभी भी देखना वो एक स्ट्रेट लाइन में तो नहीं आ पाते हैं। फिर कुछ लोग थोड़े से आगे होते हैं, कुछ लोग थोड़े से पीछे होते हैं, कुछ लोग ज़मीन में भी बैठ जाते हैं। तो इस तरह से आपको अगर सबको अपने फोकस में लाना है तो आपका अपर्चर इतना होना चाहिए कि उसकी जो डेप्थ है आपकी वो सारे लोगों को कवर कर ले। तो उसी हिसाब से जो है 7.1 एक अच्छा अपर्चर है, उसमें लेके अगर आप खींचेंगे तो आपकी जितनी भी फ़ोटोज़ हैं वो पूरी शार्प आएगी। वैसे आप 8, 11, 16 भी लगा सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 16 पे लगाने के बाद भी कई बार पिक्चर्स में डिस्टॉर्शन आने लगता है। तो आप 7.1 एट द मोस्ट 8 तक जाइए, उसके ऊपर आप मत जाइएगा। अब स्टेज लाइट के लिए क्या क्या ले जाएंगे आप?
स्टेज फोटोग्राफी के लिए नॉर्मली जो हमारी एम्बिएंट लाइट होती है, जो डेकोरेटर्स ने लाइट लगाई होती है, मान लीजिए अगर किसी होटल में प्रोग्राम हो रहा है तो होटल का तो इंटीरियर की लाइट्स बहुत अच्छी होती हैं। अगर मान लीजिए ओपन ग्राउंड में कोई स्टेज बना हुआ है तो स्टेज पर भी आपके वहाँ के डेकोरेटर ने काफ़ी सारी लाइट लगाई होगी। साथ में आपको जो सिनेमेटोग्राफर वहाँ पर है उसने भी दोनों एंड पे पोर्टा लाइट लगाई होंगी। तो उसके अलावा अगर आपको अपनी भी फ्लैश लाइट लगानी हो तो बहुत अच्छा है। इस फ्लैश लाइट के लिए आपके पास 2 स्टूडियो लाइट्स होनी चाहिए जो कि आप दोनों एंड्स पे लगा दीजिए। बाई चांस अगर आपके पास दोनों स्टूडियो लाइट नहीं है तो आपको वहाँ की जो एम्बिएंट लाइट है उससे ही काम चलाना होगा। तो एम्बिएंट लाइट जो होती है प्लस साथ में जो वीडियोग्राफर की जो पोर्टा लाइट होती है वो भी अपने आप में काफ़ी सफिशिएंट होती है। तो मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप सबसे पहले अपने कैमरे का ट्राइपॉड पर माउंट कर दीजिए और उसके बाद बिना किसी फ्लैश के वहाँ पे कुछ फ़ोटोग्राफ्स लीजिए और कोशिश कीजिए कि आपका जो टोटल एम्बियंस है वो वहाँ की नेचुरल लाइट से आपके कैमरे में कवर होना चाहिए। मतलब आप अपर्चर और आईएसओ और आपकी शटर स्पीड से उसको कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए और कोशिश करें कि आपका जितना भी बैकग्राउंड का डेकोरेशन है और आसपास का जो बाकी जो वहाँ पे जो सजावट की चीज़ें होती हैं वो सब कुछ आपके फ़ोटोज़ के अंदर क्लियर और शार्प आना चाहिए। तो इसके लिए हो सकता है कि आपको अपना आईएसओ बढ़ाना पड़े। आईएसओ बढ़ाने के लिए आप बिल्कुल मत डरिएगा, आजकल के कैमरे काफ़ी एडवांस हैं और अधिक आईएसओ पर भी उसमें ग्रेन्स नहीं आते हैं। तो आप 1600 तक तो आसानी से जा सकते हैं। 1600 तक का आप आईएसओ लगा दीजिए और उसके बाद चूँकि आपने कैमरा अपना ट्राइपॉड पे माउंट किया हुआ है तो शटर स्पीड भी आप 100 तक तो ला ही सकते हैं। 100 तक की शटर स्पीड में आपकी किसी पिक्चर में मोशन ब्लर नहीं आएगा। उसके बाद चूँकि अपर्चर तो आपने 7.1 ऑलरेडी फिक्स कर दिया है, अब आप पिक्चर को शूट करिए और देखिए कि आपका डिटेल्स कैसे आ रहे हैं। अगर मान लो आपको लग रहा है कि ओवर या अंडर हो रहा है तो आप आईएसओ से और शटर स्पीड से उसको कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। फाइनल पिक्चर जो हम लेंगे, ग्रुप के जो इंडिविजुअल्स हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, उनके ऊपर जो उनकी फेस को फिल इन लाइट डालने की कोशिश करेंगे, उसके लिए हम अलग से फ्लैश लगाएंगे। लेकिन अभी आप कोशिश कीजिए कि आपका पूरा स्टेज एम्बिएंट लाइट से बिल्कुल सही तरीके से एक्सपोज हो जाए। तो उससे आप 1 2 3 4 जितने भी टेस्ट फ़ोटोज़ लेते रहिए और वो आप तब तक लेते रहिए जब तक कि आपको फुल सेटिस्फैक्शन नहीं मिल जाए। और उसके बाद फिर जब आपका एक्सपोज़र पूरा सही सेट हो जाता है उसके बाद वहाँ पर आप अपना कलर टेम्परेचर सेट करिए, क्योंकि कलर टेम्परेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 2 पोर्टा लाइट जली हुई हैं, आसपास की जो एम्बिएंट लाइट्स हैं वो सारी टंगस्टन बल्ब होंगे या एलईडी बल्ब होंगे। उसकी रोशनी में आपको अपनी फ़ोटोज़ का कलर बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो आप एक एक करके कलर बैलेंस करके उसकी फ़ोटोज़ लेते जाइए और जिस कलर टेम्परेचर पे आपको लगता है कि मेरा ये बिल्कुल सही कलर टेम्परेचर आ गया है उसको आप फ्रीज़ कर दीजिए। उसके ऊपर फिर से एक फ़ोटो लीजिए और अगर आप संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ मेरा एक्सपोज़र भी बिल्कुल सही आ रहा है, मेरा कलर बैलेंस बिल्कुल सही आ रहा है और फोकस तो खैर सही आ ही रहा होगा, उसके बाद अब आप बिल्कुल अपने कैमरे के ऊपर एक फ़्लैश माउंट करिए और आपका जो जहाँ पर लोग खड़े होने वाले हैं वहाँ हो सके तो किसी को खड़ा कर दीजिए और एक टेस्ट फ़ोटो लीजिए कि वहाँ उसकी दूरी के हिसाब से आपको फ्लैश की कितनी पावर यूज़ करनी है। क्योंकि अपर्चर आपने ऑलरेडी सेट कर दिया है उसके हिसाब से और आईएसओ भी आपका सेट हो चुका है, तो फ्लैश में जो आपके पास सेटिंग बचती है आपके पास वो सिर्फ और सिर्फ उसकी पावर बचती है। तब आप पावर से अपना उस एक्सपोज़र को इतना एडजस्ट कर लीजिए कि लोगों के चेहरे के ऊपर सही लाइट आने पाए। तो जब आप उस अपर्चर पे और उस आईएसओ के ऊपर अपना पावर सेट करेंगे और अगर आप देखते हैं कि मेरा ह्यूमन फेस भी बिल्कुल सही आ गया है, बैकग्राउंड भी सही आ गया है, वहाँ की डेकोरेशन भी सही आ गई है, तो उस वाले पूरे सिस्टम को आप अपने कैमरे में फ्रीज़ कर दीजिए और इस सेटिंग के ऊपर अब आप अपनी सारी फ़ोटोज़ एक एक करके ले सकते हैं। दोस्तों कुछ चीज़ों का ध्यान आपको रखना और भी बहुत ज़रूरी है।
नॉर्मली होता क्या है कि जो डेकोरेटर्स होते हैं उनको डेकोरेशन के समय इस बात का अंदाज़ा नहीं रहता है कि मेरी लाइट मैं कहाँ लगा रहा हूँ, मेरा फ्लड लैम्प कहाँ लग रहा है और उसका एडवर्स इफ़ेक्ट हमारे फोटोग्राफर्स के ऊपर क्या पड़ेगा। तो सबसे पहले जब आप स्टेज पे जाते हैं तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कहीं कोई ऐसी लाइट तो नहीं है जो कि डायरेक्ट आपकी तरफ आ रही हो। नॉर्मली क्या होता है कि वो पब्लिक की तरफ भी लाइट दो बड़े बड़े हेलोजन ऊपर लगा देते हैं या एलईडी लगा देते हैं, या एक इधर से डिस्को लाइट लगा दिया, एक इधर से डिस्को लाइट लगा दिया, और वो सभी आपकी तरफ फेस किए हुए हैं। तो ये अगर आपका लगा है तो आप अपने क्लाइंट को या अपने होस्ट को रिक्वेस्ट करके डेकोरेटर से बोल के उसको हटवा दीजिए, नहीं तो ये आपकी सारी पिक्चर्स को ख़राब कर देंगे। सामने से आने वाली कोई भी लाइट डायरेक्ट आपके कैमरे के अंदर नहीं एंटर करना चाहिए। अब जब लोग आके ब्राइड और ग्रूम के साथ में खड़ा होना शुरू होते हैं, रिसेप्शन चल रहा होता है या कोई भी ऐसा स्टेज प्रोग्राम चल रहा होता है कि लोग बारी बारी से आते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं और चले जाते हैं। तो मान लीजिए कि 5 लोगों का, 6 लोगों का, 10 लोगों का, कभी कभी 20 लोगों का ग्रुप आता है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको थोड़ा सा समय दे के उनको अपने तरीके से वहाँ खड़ा करिए। अगर मान लीजिए लोग मतलब हैफर्ड वे में अगर खड़े हो जाएंगे तो फ़ोटो अच्छी नहीं लगेगी। तो कोशिश करिए, एक तो लोगों के हाइट के हिसाब से आप लोगों को एडजस्ट करिए, जितने लोग लेफ़्ट में हों उतने ही लोग राइट में हों तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर लोग बढ़ जाते हैं, मान लीजिए 20-25 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो उनका एक लंबा सा ग्रुप लेने के बजाय आप उनसे रिक्वेस्ट करिए कुछ लोग पीछे चले जाएं, जो लंबी हाइट के लोग हैं वो पीछे चले जाएं, कुछ लोग आगे हो जाएं, जो छोटे बच्चे हैं या थोड़े से यंगस्टर्स हैं उनको आप घुटनों के बल नीचे ज़मीन पर भी बिठा सकते हैं। तो इस तरह के ग्रुप्स होंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से कवर होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए पूरा स्टेज आपने इतना बड़ा सा वाइड एंगल में कवर कर लिया तो वैसे भी पिक्चर बहुत फेसेस सबके छोटे हो जाते हैं। उसकी बजाय अगर वो 3 रोज़ में रहेंगे तो वो ग्रुप ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये याद रखिएगा, चाहे 3 रो का ग्रुप हो चाहे 5 रो का ग्रुप हो, आपका फोकस पॉइंट जो होता है, वो जो एस लगा रखा है आपने, एस पॉइंट लगा रखा है, वो आपका जो की पर्सन है उसकी आँखों में या फोरहेड पे होना चाहिए। उससे आप डेविएट नहीं होना। आपका फोकस पॉइंट बिल्कुल शार्प उसको शूट करेगा। उसके अलावा आसपास की जितनी चीज़ें वो तो फोकस में आएंगी ही आएंगी, लेकिन आपका जो फोकस पॉइंट है वो बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। उसी तरीके से अगर हो सके तो आप अपना जो एक्सपोजर का सिस्टम है वो भी आप स्पॉट कर सकते हैं, नहीं तो मैट्रिक्स, ऐसे में मैट्रिक्स करने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि साथ में आपको स्टेज भी चाहिए, आसपास का एम्बिएंट का डेकोरेशन भी चाहिए। तो आपका एक्सपोजर सिस्टम आप मैट्रिक्स में डाल सकते हैं, लेकिन फोकस सिस्टम जो आप सेंटर वेटेड पे डालिएगा। अब आपका जब आप शूट करने जाएंगे, जैसे आपने एक्सपोजर सेट कर लिया, आपने फोकस सेट कर लिया, आपने कलर टेम्परेचर सेट कर लिया, लेकिन जब आप क्लिक करते हैं उसके पहले अपने फ्रेम का कंपोजिशन करना ना भूलिएगा। मतलब जितने आपकी लेफ़्ट में जगह छोटी है लोगों से, उतनी ही आप राइट में छोड़िए। आपके जो लोगों के जो सबसे लंबा व्यक्ति है उसके ऊपर कम से कम इतनी जगह छोड़िए कि पीछे का डेकोरेशन थोड़ा आना चाहिए। और पैरों के पास भी ज़मीन के नीचे कारपेट वगैरह बिछी हुई है तो उसको भी कवर कीजिए। बिल्कुल शूज़ के पास एज मत बनाइए। आपके शूज़ के नीचे भी कम से कम थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए। आपके सर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके सर के ऊपर भी थोड़ा स्पेस दीजिए, और लेफ़्ट एंड राइट दोनों तरफ भी थोड़ा थोड़ा स्पेस दीजिए। लेफ़्ट एंड राइट में तो थोड़ा सा स्पेस देना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो एजेस के लोग होते हैं उसमें थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आने के चांसेस रहते हैं। तो बिल्कुल एज वाले पे अगर आपने किसी को खड़ा कर दिया है तो हो सकता है कि उसकी पिक्चर उतनी शार्प ना आए। तो आप यही कोशिश करिए कि जो बिल्कुल दोनों एंड के लोग हैं उनके बगल में कम से कम एक एक दो दो लोगों की जगह की स्पेस होना चाहिए। उसके हिसाब से आप फ्रेमिंग करिए, और कोशिश करिए कि जब आप क्लिक करते हैं उसके पहले अपने लोगों को थोड़ा सा आप चीयर अप करवाएं। वो आपका काम है। नहीं तो नॉर्मली क्या है, लोग एकदम कैमरे की तरफ देखने लगते हैं और एक बड़ा सा मोनोटोनस सा फोटो आ जाता है। तो ये आपकी ड्यूटी है कि शटर प्रेस करने से पहले आप अपने लोगों को थोड़ा सा अपने अंदाज में चीयर अप करवाइए। वो जितने चीयर अप अंदाज में, जैसे कुछ लोग अपना विक्ट्री का साइन बना लेते हैं, या जो भी, मतलब शादी का टाइम है, मतलब खुशी का माहौल होना चाहिए, तो लोगों के चेहरे एकदम से
सिंपल चेहरे नहीं होना चाहिए, बल्कि थोड़ा सा एनर्जेटिक फेस होना चाहिए। तो वो आपका काम है और ये काम आपको ही करना है। तो आपके जो जितने भी लोग वहाँ खड़े हैं ग्रुप में, वो जितने ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे, जितने ज़्यादा चेयरफुल रहेंगे, फ़ोटो उतनी ही प्लेजेंट आएगी। जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको कि आपको एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म तो चाहिए ही चाहिए। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि ग्रुप फ़ोटो लेते समय नॉर्मली आपका स्टेज ज़मीन से 1 फुट 2 फुट कभी कभी 3 फुट की हाइट पे भी होता है। और गलती से अगर आपने ये वाली फ़ोटो ज़मीन में खड़े होकर खींचने की कोशिश की तो वो उसमें सभी के पैर लंबे लंबे आएंगे और ये वाला पोर्शन छोटा आएगा, जो कि देखने में बहुत ही ऑड लगता है। तो आप ये याद रखिएगा कि आपका कैमरे का लेवल हमेशा आपके लेंस का जो लेवल है, जिसकी आप फ़ोटो खींच रहे हैं, उसकी आइज़ के लेवल पे होना चाहिए, तो ही आपकी फ़ोटोज़ अच्छी आएंगी। अदरवाइज़ ने तो अगर आपने कैमरा ऐसे करके खींचा, वो फ़ोटो कोई पसंद नहीं करे। तो आप ध्यान रखिएगा, एडवांस में अपने क्लाइंट को बता दीजिएगा मुझे स्टेज फ़ोटोग्राफ़ी के लिए एक स्टेज चाहिए। अब कभी कभी हो जाता है ऐसा कि मान लीजिए आपके पास नहीं है स्टेज, या कोई ऐसे लो बजट की शूटिंग कर रहे हो जहाँ पे स्टेज बनाने का कोई प्रोविज़न ही नहीं है वहाँ पे, और आपको स्टेज की फ़ोटो खींचनी पड़ रही है। तो उस कंडीशन में आप अपने उस स्टेज की हाइट के बराबर की कोई टेबल, कोई चेयर, कुछ भी ले लीजिए, लेकिन आप उस पर खड़े होके अपना लेवल ज़रूर बराबर करिए कैमरे के, और कोशिश करिए कि आपका ट्राइपॉड इतना ऊंचा हो कि उसको आप एलिवेट करके उस हाइट तक ला सकें, और बाकी वहाँ तक आप कुर्सी पे खड़े होके व्यू करने के लिए उस लेवल तक पहुँच सकते हैं शटर दबाने के लिए। क्योंकि देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि 2 घंटे 3 घंटे का रिसेप्शन प्रोग्राम होता है, ग्रुप फ़ोटोज़ चलती रहती हैं। ये 2-3 घंटे की ग्रुपिंग कभी भी आप कैमरा हाथ में लेके करने की कोशिश मत करिएगा। अगर आपने 2-3 घंटे हाथ में लेके फ़ोटो खींच ली ना, फिर आप रात भर की शूटिंग जो आपकी फेरे वगैरह की बची हुई है, आप उसके लायक नहीं बचेंगे। आपको इतनी थकान आ जाएगी कि आप वो वाला काम फिर सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपका कैमरा ग्रुप फ़ोटो के लिए ट्राइपॉड पे माउंट होना, उसको एक तरह से मान के चलिए मस्ट है। बिना उसके आप शूटिंग मत करिएगा, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत जाएगी। दोस्तों, ये तो थी आपके वेडिंग के स्टेज फ़ोटोग्राफ़ी की बात। लेकिन ऐसे बहुत सारे इवेंट्स आएंगे जहां आपको ग्रुप फ़ोटो करने रहते हैं, जहां स्टेज भी नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी कॉलेज के इवेंट प्रोग्राम में गए हैं, किसी कन्वोकेशन में गए हैं, किसी सेमिनार में गए हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, डेलीगेट्स आते हैं, जिनकी आपको ग्रुपिंग करनी पड़ती है, और जहाँ पर कोई स्टेज नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, पब्लिक को भी आप फ्लोर पे खड़ा होने दीजिए, आप भी उनके सामने उसी लेवल पे खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी ऐसी जगह की आप फोटोग्राफी करते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ग्रुप फोटोग्राफ में होती है, वो होती है उसका बैकग्राउंड। अभी तक आप वेडिंग में जो फोटोग्राफी कर रहे थे, वेडिंग में तो आपको पीछे का एम्बियंस बहुत अच्छा मिल जाता है, डेकोरेशन बहुत अच्छा मिल जाता है, वहाँ की जो भी सजावट होती है वो बैकग्राउंड में आ जाती है। लेकिन जब आप ऐसी जगह पे शूटिंग करने गए जहाँ बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है, वहाँ आपको बैकग्राउंड थोड़ा सा अपने हिसाब से बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहला तो मैं बताऊँ आपको, नॉर्मली जो सेमिनार्स होती हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, वहाँ आपने देखा होगा पीछे एक प्रोजेक्टर की वाइट स्क्रीन होती है। तो इस तरह के बैकग्राउंड में स्क्रीन के सामने पिक्चर लेना आप अवॉइड करिएगा, क्योंकि जब भी आप पिक्चर लेंगे और आपके कैमरे के मतलब आपके सब्जेक्ट के पीछे बहुत बड़ी सी वाइट स्क्रीन है, वो पिक्चर में उतनी अच्छी नहीं आती है। एक बार ब्लैक बोर्ड होगा वो फिर भी अच्छा लगेगा, लेकिन जो वाइट स्क्रीन होती है वो अच्छी नहीं आती है। तो कोशिश तो करिए कि आप अपने जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं जिनके आप फ़ोटो लेने वाले हैं, उनको आप रिक्वेस्ट करिए कि साहब बाहर खींचते हैं फ़ोटो। और वैसे भी जो डे लाइट होती है, डे लाइट में जितनी अच्छी फ़ोटोग्राफी होती है, उतनी अच्छी इंटीरियर में फ्लैश के साथ उतनी अच्छी फ़ोटो नहीं आती है। तो आप लोगों को रिक्वेस्ट करके बाहर ले जाइए, और बाहर भी जो आपका वेन्यू है, उसकी जो मेन बिल्डिंग है, आप देखना उसके ऊपर स्टेप्स ज़रूर होती हैं, स्टेयर्स की 4, 5, 6 स्टेप्स होती हैं। तो वहाँ पर आप अपने ग्रुप को खड़ा कर दीजिए, और पीछे में कोई ना कोई एंट्रेंस का गेट होगा। ये भी हो सकता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन हो, जो इंस्टीट्यूट हो, या जो भी वेन्यू हो, उसका उसके ऊपर नाम लिखा हो, बोर्ड लगा हो,
बहुत अच्छा है, नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने लोगों को सीढ़ियों पर खड़ा कर दिया और प्लस वहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं आना चाहिए। आप कोशिश करिए कि अपनी ग्रुप फोटोग्राफी वहाँ करें जहाँ पे किसी बिल्डिंग की छाया आ रही हो। तो जिस बिल्डिंग के दरवाजे पे, जिस बिल्डिंग के एंट्रेंस पे आपने लोगों को खड़ा किया है, वहाँ कोई ना कोई टाइम तो ऐसा होगा जहाँ पे कि बिल्कुल टोटल शैडो होगा, डायरेक्ट सनलाइट कहीं से नहीं आ रही होगी। ऐसी जगह पे अगर आप फ़ोटो खींचेंगे तो आपकी फ़ोटो बहुत अच्छी आएंगी। वहाँ भी आप लोगों को उनके हाइट के हिसाब से अरेंज करवाइए। लंबे लोगों को पीछे कर दीजिए, थोड़ा सा कम हाइट वालों को आगे कर दीजिए, बीच में बीच वाले हाइट के लोगों को रहने दीजिए। अगर जगह पड़ रही है वो कम, तो वहाँ पे कुछ लोग ज़मीन में घुटने के बल भी बैठ सकते हैं। वो सब आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। और उसके बाद कंपोजिशन जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि लेफ़्ट में जितनी जगह छोड़नी है, राइट में भी उतनी जगह छोड़नी है, ऊपर भी थोड़ी सी जगह होनी चाहिए और नीचे भी थोड़ी सी जगह होना चाहिए, तो उस केस में आपकी पिक्चर ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगेगी। यहाँ भी आपको अपना जो सेंटर फोकस पॉइंट है वो बीच वाली लाइन में जो लोग खड़े हैं उनमें से किसी के बीच वाले व्यक्ति के चेहरे पर डालना होगा, वो शार्प फोकस में आएगा और बाकी सारे लोग भी अपने आप फोकस में आ जाएंगे। और आपका दिन का टाइम हो चाहे रात का टाइम हो, चाहे फ्लैश से ले रहे हो चाहे डे लाइट से ले रहे हो, आप अपना अपर्चर 7.1 ही रखिएगा। 7.1 के हिसाब से जो ISO और जो शटर स्पीड आपके सूट करती हो वो आप फीड कर दीजिए और उसके हिसाब से आप फ़ोटो लीजिए, आपकी पिक्चर बिल्कुल शार्प आएंगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी ग्रुप फोटोग्राफी से रिलेटेड कुछ टिप्स आपके लिए। उम्मीद करते हैं इससे आपको कुछ ना कुछ लाभ ज़रूर मिलेगा। अगर इसके बावजूद भी अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर पूछिएगा। मैं कोशिश करूँगा आपके सवालों का जवाब देने के लिए। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपके कुछ फ़ोटोग्राफ़र फ्रेंड्स को कुछ फ़ायदा पहुँचेगा, तो डेफ़िनेटली उनको भी शेयर करिए, क्योंकि एक बहुत ही एक आम प्रॉब्लम है जो सभी के साथ आती हैं। तो हो सकता है कि आपका छोटा सा शेयर उनके भी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज लाए। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर अगले थर्सडे और शाम को 4 बजे किसी नई प्रॉब्लम के साथ, किसी नए सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्ते, जय हिंद।